नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें पेडागोजी, गद्यांश, पद्यांश जो भी आपके सिलेबस में है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य लगाएं और आप 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ बोला गया है पढ़ने का प्रारंभ है। ऑप्शन है वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो ध्यान रखना, पढ़ने का जो प्रारंभ है साथियों वह अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ कहा गया है जब भी हम कोई पठन कार्य करें, महत्वपूर्ण यह है कि सारगर्भित सामग्री का ही चयन हो। इससे मानसिक पोषण होता है, साथ ही साथ थोथे विचारों से मन मस्तिष्क बच जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, तो भैया ए गलत है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तो यहां पर हम देखें जो ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था होती है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बताइए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना या फिर बच्चों को अनुशासित रखना। तो ध्यान रखना, प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहा गया है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। भाषा प्रयोगशाला, विज्ञापन, अखबार या फिर साइन बोर्ड। तो देखिए भैया, भाषा सही बात है हमारे परिवेश में बिखरी हुई मिलती है, जैसे विज्ञापन में, अखबार में, साइन बोर्ड, ये तो सही है। लेकिन भाषा प्रयोगशाला है यह इस पर लागू नहीं होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और जिन साथियों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है भाई, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए बच्चे क्या करते हैं, लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, तो बताना है आप भाषा शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, तो भैया इससे कुछ नहीं होने वाला है। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भैया, आप शिक्षक हैं तो आपको ध्यान तो देना चाहिए। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। भैया शब्द बार बार लिखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है,
बल्कि यहां पर देखें आप, जो ऑप्शन ए में कहा गया है, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता चलना चाहिए कि आखिर वो गलती कहां कर रहे हैं, उसके बाद ही वह गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, हिंदी भाषा के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। यदि आपको हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानना है तो बताना सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें या फिर उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वह जाएगा बाल साहित्य के विविध उपयोग पर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। आप एक टीचर हैं तो बताइए आप कक्षा 1 और 2 के लिए बच्चों के लिए किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जो बहुत छोटी हो, जिनमें बहुत सारे पात्र हो, जिनमें 2 ही पात्र हो, या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि बच्चे भैया कक्षा 1 और 2 के हैं और यदि उन जो कहानियों की शैली चित्रात्मक होगी तो बच्चे उसमें क्या है, रुचि लेंगे और वो अधिगम आसानी से करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है भाई, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होना ही चाहिए। बताइए आप लोग, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की क्या प्राथमिकता होना चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना, ये तो भैया पहले से ही क्रॉस कर दो आप। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। जहां पर एक केवल शब्द आ जा भैया कि केवल ऐसा करना है, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं। ओके, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषण करना, या फिर बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, देखिए यहां पर कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण संबंधी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उनमें रचनात्मकता और मौलिकता के तत्वों को पोषित किया जाए ताकि उनका आंतरिक विकास हो सके। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। यहां पर क्या कहा गया भाई, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। आप लोगों ने सुना होगा भाषा में सतत और व्यापक आकलन होना चाहिए, तो इसका उद्देश्य क्या होता है। बरतने की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, गलत है भैया ये तो। भाषा के व्याकरण का आकलन करना, नहीं। पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, या फिर भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो यहां पर जो हमारा सबसे बेस्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना इस सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं और इसके बाद भैया पद्यांश भी आएगा, गद्यांश भी आएगा, आप सभी लोग उसको भी अवश्य देखें। चलिए, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आप लोगों ने देखा है भाषा कक्षा में दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है, तो बताना है कौन सा उद्देश्य इसका नहीं है। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, बिल्कुल भैया, ठीक है, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना ये तो उद्देश्य होता है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भैया जैसे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप इन साधनों की सहायता से आप उन्हें
वो समस्या दूर कर सकते हैं और रुचिकर भी आप शिक्षण को बना सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में कहा गया है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो भैया दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का एक कदापि उद्देश्य नहीं होता है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा, जो पाठ्य पुस्तक होती है बताइए उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या फिर अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो ध्यान रखना भैया, जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है यह बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा, क्योंकि भैया बच्चे कैसे हैं, प्राइमरी लेवल के हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 में क्या कहा गया है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। आपको बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, शब्द पढ़वाना, प्रश्नों को उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो सबसे बेस्ट यहां पर आंसर होगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ये मौखिक भाषा के आकलन का सबसे बेहतर तरीका होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य होता है भाषा का प्रयोग सिखाना। चलिए अब आ गया प्रश्न क्रमांक 14। भाषा बताइए, भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, या फिर भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो यहाँ पर हम देखें जो करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के साथ रख सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और आप सभी लोग भाई सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं, और आप देखें आपने कितना स्कोर किया है 30 में से। ठीक है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। यदि आप भाषा की कक्षा में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं तो बताइए क्या सुनिश्चित करता है। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, क्या यह सुनिश्चित करता है, या फिर बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या फिर बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। देखो याद वाले को तो भैया पहले नंबर काट दो, या फिर बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग हो रहा है तो यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र पर आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। चलिए अब देखिए भैया, जैसा कि मैंने बोला था यहां पर गद्यांश पद्यांश भी है। देखिए कितना सा है, बिल्कुल 8 6 या हाँ बिल्कुल 8 लाइन का गद्यांश पद्यांश है, उसके बाद आएगा गद्यांश। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है पहले आपको इस पद्यांश को पढ़ना है, फिर प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 21 तक आंसर देना है। चलिए तो इसको हम पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा ही है। ठीक है, जल्दी ये खत्म हो जाएगा। कहा है एक ही दिया स्नेह से भरा,
प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद की, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। ठीक है, अब हम चलिए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। कहा गया है हवा क्यों तिल मिला रही है, दिए के जलने से, दिए के निरंतर जलने से, या फिर दिए के स्नेह से, या फिर अंधकार से। तो देखिए यहां पर देखिए लिखा मिलेगा आपको, एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा। क्या है? झिलमिला हवा को तिल मिला रहा। तो यहां पर हम देखें भैया जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, हवा क्यों तिल मिला रही है? दिए के निरंतर जलने से। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। ईद का चांद किसे कहा गया है? तो देखिए यहां पर भैया सीधा लिखा मिलेगा आपको, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का। तो यहां पर शहीद को भैया ईद का चांद कहा गया है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, जो कि बिल्कुल वास्तविकता है। जो शहीद है भैया, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, वो वास्तव में किसी ईद के चांद से कम नहीं है। ठीक है, चलिए कहा गया है शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। वो कैसा था भैया? देखिए वह सच्चा इंसान था, वहां पर एक कहा गया है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। गद्यांश और पद्यांश भैया ऐसे होते हैं, यदि आपने इन्हें पढ़ के समझ लिया थोड़ा सा भी, आप फुल में से फुल अंक ला सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कविता में अंधकार से क्या तात्पर्य है? तो देखिए तम तो होगा नहीं न रात्रि, तो कविता में जो अंधकार से तात्पर्य है वो है बुराई से। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भैया हम सभी जानते हैं प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या फिर परिवर्तन लाते हैं। जैसे यहां पर हम देखें दर्शन शब्द में जब हमने ये प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? दर्शनीय बन गया। तो यहां पर प्रत्यय क्या है? ये। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या जाएगा भैया? ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। हवा का पर्यायवाची क्या नहीं है? हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में बहुत ही कंफ्यूजन होगा, ये तो सभी को पता है ये हवा की पर्यायवाची है। तो भाई लोग ध्यान रखना, देखिए जो अनल है ये हवा का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो ऑप्शन डी में लिखा है अनल, तो भैया मेरे अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है, ना कि हवा का। ठीक है, चलिए अब हमने भैया यहाँ पर पद्यांश कर लिया है सॉल्व में। अब हम चलते हैं गद्यांश पर। यहाँ पर कहा गया है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न क्रमांक 22 से प्रश्न क्रमांक 30 तक आप विकल्पों में से उचित उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो पहले इस गद्यांश को हम पढ़ ही लेते हैं, बहुत छोटा सा ही है, कोई बड़ा गद्यांश नहीं है। ठीक है, और वो भी जो गद्यांश है किसके ऊपर है? पर्यावरण के ऊपर। तो बहुत ही हमें इससे कुछ फायदा भी हो सकता है ईवीएस के लिए। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अर्थववेद में लिखा है भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचने का यह अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। ठीक है, छेड़छाड़।
हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। ठीक है, फिर क्या है, विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान हैं। इस कथन को हमें चरितार्थ करना होगा। चरितार्थ का मतलब क्या है? मतलब इसे हमें सही करना होगा कि हम पृथ्वी की संतान हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम पृथ्वी की संतान हैं, हम पृथ्वी की संतान हैं। तो यहां पर जो हम हैं, इससे तात्पर्य क्या है? तो देखिए भैया, हम पृथ्वी के संतान हैं, मतलब जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं वो सभी क्या है? पृथ्वी की संतान हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। हम का तात्पर्य है संसार के सभी लोगों से। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भैया परि प्लस आवरण, ये होगा पर्यावरण का संधि विच्छेद। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर क्या कहा गया है? हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हमने पढ़ा ना भी, जब हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं तो हम पृथ्वी के या प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए, इसमें कोई भी आंसर आपको अपने हिसाब से नहीं देना होता है। जैसा गद्यांश में कहा गया है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। लेकिन विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे ऐसे आ जाए, संधि विच्छेद, तो वो आपको अलग से ही देने होते हैं। देखिए यहां पर कहा गया था सर्वनाश से उबरा जा सके। तो यहां पर उबरा का अर्थ क्या है? उबरा का अर्थ भैया सर्वनाश से निपटा जा सके या बचा जा सके। ठीक है, क्या है? सर्वनाश से बचा जा सके। ठीक है, उबरा का अर्थ क्या है? बचा, क्योंकि ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख क्या है? बहस करना, सिद्ध करना, अपनाना या फिर चरित्र चित्रण करना। तो हमने अभी पढ़ा ना, हमें चरितार्थ करना है कि हम पृथ्वी की संतान हैं, मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि हम पृथ्वी की संतान हैं। तो यहां पर चरितार्थ करने का अर्थ क्या है? सिद्ध करना। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं, व्यक्तिगत प्रयास करें या फिर मिलजुल कर कार्य करें। तो भैया वहां पर ये कहा गया है कि वो आपसी मतभेद को भुलाकर अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाएं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या है? भैया अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल या वन। ठीक है, मतलब क्या है? वनों की रक्षा। ठीक है, अरण्य संरक्षण का अर्थ होता है वनों की रक्षा। ये हम सभी को पता है कि अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल, वन, कानन। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। जो संबंध है मां और उसकी संतान में है वही संबंध किसमें है? तो भैया जो संबंध मां और उसकी संतान में है वैसा ही संबंध है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में है। ठीक है, हम पृथ्वी की ही संतान है भाई। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं।
क्रूर शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या फिर संज्ञा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न हल करने के लिए देता हूं। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि यहां पर इन 4 में से करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है भाई आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद है वो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कितना स्कोर किया है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।